ना करिए सजना भी मर जाना। अब ये जो है दुश्मन मरे खुशी ना करिए सजना भी मर जाना का मतलब क्या है? वो मतलब ये है कि जब हमारा पार्टी सिंबल लिया गया था पैनामा केस के बाद, और पैनामा केस किस चीज पे मबनी था? पैनामा केस जब सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया, द इनफेमस ऑर्डर, वो ये था कि आपने एक अनविड्रॉन रिसीवेबल था जिसकी वजह से हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। आपने एक बेटे से तनख्वाह लेनी थी जो आपने नहीं ली। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज दो डिफरेंट चीजें हैं। एक ऐसी चीज को जो अक्रू हुई थी और विड्रॉ नहीं हुई, उसकी बुनियाद पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई। सेनेट का इलेक्शन होता है, पीएमएलएन के किसी भी सेनेटर को टिकट अलॉट नहीं होती और पार्टी के चेयरमैन का राइट ले लिया जाता है टिकट अलॉट करने का। उस वक्त शादियाने बजाए गए, उस वक्त सेलिब्रेशंस की गई, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक धचका था। इट वॉज बैड फॉर द इंटायर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बट a certain political party at that point in time celebrated and declared it a victory. अब चले, हम तो पैनामा की बेस पे हुए थे ना, अनविड्रॉन रिसीवेबल के ऊपर, और हमारा सिंबल लिया गया था। अब प्रॉब्लम यह है कि 2014 में आपने जो मूवमेंट शुरू की और जिन कंधों पे सवार होकर आप आए 2018 के अंदर, अब आपका कोई क्वेश्चन है तभी कर लें। आप करना चाहती हैं क्वेश्चन को? नहीं, क्वेश्चंस के लिए देखिए बिल्कुल एंड पे टाइम होगा और इंटरैक्टिव होगा, डोंट वरी। लेकिन अभी हम पैनलिस्ट को प्लीज पहले अपनी बात कर लें। थैंक यू, इफ आई मे। तो बात ये है कि आपने तब उसको बकायदा सेलिब्रेट किया। अब आपने जब 2014 में धरने शुरू किए, उसका मकसद क्या था, उसके पीछे कौन था और किस तरीके से आपने एक नेशनल डिस्कोर्स को चेंज करने की कोशिश की? बात यह कि आपको आदत पड़ गई फेवरेटिज्म की। फेवरेटिज्म की इतनी आदत पड़ गई कि आपके साथ बहुत सारे ताकतवर लोग थे उस जमाने के, तो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं कराए। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराना किसकी जिम्मेदारी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से गाइडलाइंस जारी करे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो आपको बताए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए आपका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव होना चाहिए? आपकी अपनी जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है which lays out the procedure for your intra party elections. If you don't have an approved constitution, if you don't conduct your elections as per that constitution, there are rules for every election. आपने अगर इलेक्शन करवाने हैं पार्टी के, उसका एक प्रोसीजर है कि आपने उसकी डेट, टाइम और प्लेस नोटिफाई करनी है। यू हैव टू टेल एवरीवन, एवरी पार्टी मेंबर कि जी ये डेट है, ये टाइम है। आप अगर नॉमिनेशन पेपर्स लेना चाहते हैं, पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये उसके प्रोसीजर्स हैं। अब आपको इतनी आदत पड़ गई कि यू ऑलवेज गॉट अवे विद डूइंग द रॉन्ग थिंग कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए, आपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर नहीं करवाया। तो मेरी तो इसमें राय यह है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने किसी रूल के तहत, किसी प्रोसीजर के तहत, किसी न किसी जाब्ते के तहत ऑर्डर दिया ना, तो आप पे इनकम्बेंट था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक कराते, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव कराते। देखें, यू हैव कमिटेड अ रॉन्ग for which you have been penalized. Had you not committed that wrong, तो सिंपल ना लिया जाता। लेकिन सॉरी, इसके अंदर मैं मीर साहब पे आने से पहले आता, सिर्फ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर जो बात हो रही है वो ये है कि इसकी पेनल्टी ये नहीं थी कि आप टेक्निकलिटीज के ऊपर उनसे आप सिंबल वापस ले लें। ये उसी तरह है जिस तरह लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो है एक सियासतदान के साथ करना, ये बिल्कुल उसी तरह की चीज हुई है। फंडामेंटल राइट्स की ये खिलाफ है चीज। तो किसी भी सियासतदान को या किसी भी सियासी जमात को क्या इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए? वैसे वलीद भी आ गया पीटीआई से, थैंक यू वलीद, प्लीज आप आइए। लेकिन अता में आपसे ये सवाल है मेरा। बात बड़ी सिंपल है कि आपसे एक ब्लंडर हुआ, एक गलती हुई, आपने उसको ठीक करने के लिए क्या किया? आपको पता नहीं था आपका इंटर पार्टी इलेक्शन का केस चल रहा है जब गौहर साहब को आपने चेयरमैन इलेक्ट किया। कल बाय द वे स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी, वो आदत पड़ी भी ऑब्वियसली, बट बात यह है आपको जब आपको पता था आपका केस चल रहा है, आपको पता था कि पूरी स्क्रूटनी इस चीज की हो रही है, तो जब गौहर साहब का इलेक्शन कंडक्ट करवाया, क्या आप पे ये लाजिम नहीं था कि आप रूल्स पढ़ लेते, आप प्रोसीजर पढ़ लेते और आप वायलेशन की गुंजाइश ना देते? देखें,
सुप्रीम कोर्ट को एक क्रेडिट दें कि सोशल मीडिया पे जो भी रेटरिक हो, सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज ने बहुत एक्सपोज किया है कि वीक लीगल आर्गुमेंट के साथ जब आप पोडियम पे खड़े होंगे तो आगे से जब सवालों जवाब होंगे और आपके पास जवाब नहीं होगा तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। मैं तो समझता हूं इस मुल्क के बड़े बड़े नामवर लॉयर्स ये लाइव कवरेज की वजह से एक्सपोज हुए, बिकॉज अवाम को वो चीज नजर पहले नहीं आती थी कि कोर्ट रूम के अंदर का क्या माहौल है। एंड आई थिंक कि इनके लीगल पैनल ने दे फेल टू सेटिस्फाई द बेंच एंड दे शुड हैव डन बेटर लीगली ऑल्सो। ये जो बात हो रही है सारा कुछ, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत सारे वकला जो है वो एक्सपोज हुए। क्या निज़ाम भी एक्सपोज नहीं हुआ इस पूरी चीज़ से जो इस वक्त हो रहे हैं? और जिस तरह हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, महीना भी नहीं रह गया और सिंबल ले लिया गया कल रात को जिस तरीके से, और ओवरऑल जो एक माहौल है। देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का। मेरे ख्याल में रात को जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इट इज़ वेरी ट्रेजिक कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है टेक्निकल ग्राउंड्स पे। गो कि उसमें आप तमाम उनकी टेक्निकल जो शॉर्ट कमिंग्स की थी उनकी बेसिस पे आप प्रूफ कर सकते हैं कि जनाब इनका कसूर था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों वोट जिस पार्टी ने लिए हों उनको इतनी स्पेस भी ना देना कि आप इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकें, ये एक तो समझ से बाहर है। जजेस ने जो भी किया वो हिस्ट्री विल जज इट, जिस तरह बाकी केसेस में आज हिस्ट्री जज कर रही है बहुत सारे केसेस को, तो इस केस को भी हिस्ट्री जज करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पहले दिन से ये स्टैंस रहा है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। और हम कैंपेन में जब थे तो हमने एक मरतबा भी ये फ़र्ज़ नहीं किया था कि पीटीआई का कैंडिडेट हमारे सामने नहीं होगा। वी वर प्रिपेयर्ड, हम जो कैंडिडेट्स ले रहे थे वो यही सोच के ले रहे थे कि पीटीआई हमारे सामने होगी, और इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एज फार एज आई नो कि पीपल्स पार्टी में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा ये अपसेट होगा। और अब इसमें यह है कि कसूर जो है पीटीआई का अपना भी है, वो खुद भी एडमिट करेंगे, उनके लॉयर्स भी, उनकी लीडरशिप भी। जिस तरह तारड़ साहब कह रहे हैं कि उन्हें वो तमाम चीज़ें जो हो रही थी उसको वक्त पे कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली हुआ वो जो आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा कहते थे कि इनको गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने वज़न से ही गिरेंगे, अपनी बेवकूफ़ियों से ही गिरेंगे। और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को कई मरतबा समझाने की भी कोशिश की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि सियासत में अगर रहना है तो ये तरीका जो है आपने अडॉप्ट किया हुआ है कि सारी दुनिया को आप एक तरफ करके कहें कि जी मैं ही सादक अमीन और अमीरुल मोमिनीन। उसका नतीजा आज ये है कि कल रात से जो डिसीजन आया है उसके बाद पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी या एक बड़ी सियासी जमात जो है उसके दफन होने का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि वो 244 उनकी रिजर्व सीट्स भी गईं, उसके बाद उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी गए और वो इंडिपेंडेंट होंगे। इट्स अ सैड सिनारियो। हमें इसमें किसी को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, हो चुका है माजी में नून लीग को पावर में लाने के लिए। नून लीग के जो बानी थे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने 85 में ये पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए नवाज शरीफ को पावर में लाने के लिए और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए गैर जमाती इलेक्शन करवाए, जिसके नतीजे में सरमायादार अरबपति खरबपति जो हैं वो इकट्ठे हुए नून लीग में, और वो एक जमात ज़ियाउल हक ने बनाई। आज भी आप लाहौर में कोई कैंडिडेट उठा लें नून लीग का, कोई भी अरबपति से कम कैंडिडेट नहीं है। और उस वक़्त से लेके आज तक इन्होंने पैसे की सियासत इंट्रोड्यूस करवाई। इंडस्ट्रियलिस्ट इनके कैंडिडेट्स होते हैं, या फिर ये है कि कोई रिटायर्ड जज का बेटा या कोई रिटायर्ड जनरल का बेटा या कोई रिटायर्ड बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं नून लीग के इलेक्शंस में। आम आदमी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस जमात में। और जो उसके बाद आप ये आपका नारा है वोट को इज्जत दो। अब मेरे ख्याल में अब नारा होना चाहिए इनका कि कंधे को इज्जत दो। जिन कंधों पर ये हर दफा सवार होके आते हैं
उन कंधों का इस्तेमाल अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहिए। बार बार मुल्क छोड़ के 10-10 साल के लिए बाहर जाना, वहाँ से जेल से निकल के और बाहर लंदन में बैठ के एक प्लान लेके आना, डील करके आना कि जी मुझे आप एयरपोर्ट से भी आपने मुझे अंगूठे लगवाने हैं और उसके बाद आपने मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सीधा लेके जाना है। तो ये सारे प्लान जो हैं, जो प्लान आप बनाते हैं, जिनके कंधों पर सवार होके आते हैं, उनके 50% प्लान फेल होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आने वाले इलेक्शन में जो ये समझ रहे हैं कि हमारा प्लान है, साड़ी गल हो गई है, गल अवाम से करनी पड़ती है, गल जो है वो अवाम से करनी पड़ती है और अवाम जो है उनको पता है कि किसकी गल किससे हुई है। हम अवाम के पास जाएंगे और इस मर्तबा जो कंधों पर सवार हैं उनको कंधों से खींच के पटकेंगे नहीं, आराम से नीचे रखेंगे ताकि उन्हें दर्द ना हो। और हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में कंधों की सियासत, मेरी दरख्वास्त होगी नून लीग की लीडरशिप से कि बहुत हो चुकी, बार बार आप कंधों की सियासत जो करते हैं उसको आप बंद कर दें। और आखिर में मैं फुट नोट यही दूंगा, इट वॉज अ सैड डिसीजन फॉर मी एट लीस्ट। मैं इसको अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर सका। थैंक यू। जस्ट अ स्मॉल रिस्पॉन्स कि डिक्टेटर को डैडी किसने कहा था, पहले डिक्टेटर को, इस मुल्क की तारीख है, ये ना भूला जाए कि डैडी कह के कौन आया था, आगाज किसने किया था। और डैडी कहने के बाद एक और सियासी जमात है जिसने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। हमने कभी ये बात नहीं। अच्छा वलीद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये जो अभी आपके आने से, प्लीज खामोशी, आप लोगों को बिल्कुल टाइम मिलेगा और मैं ज्यादा टाइम दूंगी एक्चुअली ऑडियंस को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट एक बात करें। जी, मुझे एक कमेंट करना है, वो ये है कि मुझे आपने कहा था कि आपने अपने साथ कोई वर्कर नहीं लाना। बिल्कुल सही। और अता तारड़ साहब एक फौज लेके आए हैं जिसमें के मेरा पीपल्स पार्टी का इस हॉल में एक वर्कर भी नहीं है कोई, एक भी नहीं है। ये यहाँ पर नारेबाजी नहीं होगी। एक्सक्यूज मी, हेलो। मुझे अगर कहा जाता कि आप वर्कर लेके आए तो ये बाहर हॉल कम हो जाना था। ये बात सुने। अच्छा, आप सीधी, सॉरी प्लीज, यहाँ पे नारेबाजी नहीं होगी। मैं वलीद आपसे पूछना चाहती हूँ, इधर बात ये हो रही है कि एक्सक्यूज मी प्लीज, नो क्रॉस टॉक राइट नाउ प्लीज। आप लोगों को बिल्कुल मौका मिलेगा बाद में सवाल करने का, अभी मत करें। थैंक यू। वलीद, मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि सिंबल वापस ले लिया तो पीटीआई दफन हो जाएगी, अभी ये बात इस तरह की हुई है। आपके ख्याल में पीटीआई के, जाहिर बात है बहुत बड़ा सेटबैक है जो कल रात फैसला आया अदालती, लेकिन पीटीआई का फ्यूचर आपको फिर भी कैसा नज़र आ रहा है? क्या जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर पार्टी डिसिप्लिन नहीं लगेगा? कल को इलेक्शनों के बाद क्या वो अपनी लॉयल्टीज चेंज कर सकते हैं? क्योंकि आप तो आर्टिकल 63 है, उन पर अप्लाई ही नहीं करता। तो क्या आप इस बारे में कहें? जी, सबसे पहले तो दिलचस्प यहाँ लफाजी, ये मेरी लफाजी नहीं है, ये इनकी लफाजी है कि अता तारड़ साहब एक फौज लेके आए हुए हैं। देखें जी, पॉलिटिक्स एक लंबी इनिंग्स होती है और पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि अगर किसी भी पार्टी को, और ख़ासकर एक मकबूल जमात को दफनाने की सो कॉल्ड कोशिश की गई तो वह कभी कामयाब नहीं हुई। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वो कामयाब नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में शायद कोई किसी के गोल्स अचीव हो जाएं, लेकिन एज आई सेड पॉलिटिक्स इज़ अ लॉन्ग इनिंग्स। तो उसमें किसी की मकबूलियत को, किसी की अपील को, किसी के स्टैंड्स को, किसी के मौक़िफ़ को, किसी की पब्लिक परसेप्शन को, किसी की सपोर्ट अमंग द not just the youth but all the senior citizens and women and the बुजुर्ग्स, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता और कोई भी पाश नहीं कर सकता। ये फैसले जो हैं ये आनी जानी चीज़ें हैं। और अभी तारड़ साहब ने सोशल मीडिया रेटोरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं तमाम हाजरीन को यहाँ दावत देता हूँ कि आज के किसी भी अखबार को खोल के देख लें, किसी इदारिये को पढ़ लें, ये
अब सोशल मीडिया रेटोरिक नहीं है, यह प्रिंट मीडिया है। बल्कि आज नहीं, आज से 2-3 दिन पहले से जो शुरू होती आई बात है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर, और उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट ने जिस तरह से उसको नल एंड वॉइड किया और जिसकी रीजंस भी दी कि वो इस तफसील में नहीं जा सकता कि एक पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह हुआ है। और ये भी देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतनी ज्यादा पेट में दर्द हो रही है एक सियासी जमात के अंदरूनी इंतखाब के ऊपर, वो अच्छा है या बुरा है, उसको यह खबर नहीं है कि वो खुद पिछले 1 साल से कितनी आइन शिकनी करती रही है, कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट ने उसको अहकामात दिए हैं और कितनी दफा वो उसकी नाफरमानी करती रही है। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म आया है और वो फील्ड में है, 48-72 घंटे वो फील्ड में रहा, उसकी मुसलसल नाफरमानी होती रही। तो वो क्या इदारा है, आईनी इदारा अपने आप को कहलाने का वो क्या हक रखता है जब वो खुद आइन से अपनी जो वफादारी है उसके बारे में आपको अपनी सरगर्मी से, अपनी एक्टिविटी से, अपने कॉन्डक्ट से दिखा चुका है। तो अब मुश्किलात जो हैं, नो डाउट, जब इलेक्टोरल सिंबल नहीं होता एक पार्टी के पास, और बाय द वे ये वही इलेक्शन कमीशन है और ये अगेन सोशल मीडिया रेटोरिक नहीं है, दिस इज अ प्रिंट मीडिया एडिटोरियल विच इज सेइंग कि इसी इलेक्शन कमीशन ने एएनपी को इलेक्शन ना करवाने पे 20,000 फाइन करके कह दिया कि जी ठीक है जी, ये इलेक्शन लड़ें, अगला इलेक्शन के बाद अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको करवा दें। सो बहरहाल हमारे बानी चेयरमैन जो हैं उन्होंने तो हमेशा यही हमको ट्रेनिंग दी है कि कॉर्नर टाइगर्स की तरह फाइट करें, जिस तरह भी हुआ हम फाइट बैक करेंगे, जिस तरह भी हमको एम्पुटेट करके और मेम करके और लंगड़ा लूला करके भी इलेक्शन में उतारा जाए, हम इस इलेक्शन को लड़ेंगे। हम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा रहेंगे, हम एक सियासी जमात है और हम एक सियासी जद्दोजहद करेंगे। और बाय द वे कोई यहां पे एक फौजी आमर को डैडी कहता रहा, कोई यहां पे कहता रहा कि मैं ज़िया-उल हक की मिशन को पूरा करूंगा। पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल लीडर है जिसने जनरल मुशर्रफ का साथ देने के बाद, और ये बाय द वे उसके अपोनेंट्स ने भी एक्नॉलेज किया है कि एक वाहिद पाकिस्तान का सियासी लीडर है जिसने पब्लिकली अपोलोजाइज किया है कि मैंने मिलिट्री डिक्टेटर का साथ दिया। पब्लिकली अपोलोजाइज करने के लिए भी गट्स चाहिए होती हैं, किसी ने वो गट्स नहीं दिखाई। और अगर किसी ने कहा है कि कोई ओहदेदार बाप होता है तो उसने ये भी बाद में कहा कि वो ओहदेदार या बाप जो है वो बेटे की कमर में चाकू भी मार सकता है, ये भी बात हुई है। पाकिस्तान को 3 चीजों की जरूरत है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है, पाकिस्तान को अमन की जरूरत है, पाकिस्तान को खुशहाली की जरूरत है। दुनिया भर के तजर्बे से मैं आपको जितना मैं जानता हूं, दुनिया भर के तजर्बे को, वहां पे डेमोक्रेसी हो या अथॉरिटेरियनिज्म हो या उसके दरमियान में कोई चीज हो या बादशाहत हो, इस्तेहकाम और अमन और खुशहाली जो है खास तौर पे हमारे खित्ते के अंदर, और इसके लिए मुझे अपने नेबर्स का नाम लेने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे हमारे खित्ते के अंदर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके एम्पिरिकल एविडेंस के साथ दिखाया है दूसरे मुल्कों ने कि वो एक पायदार और देरपा और मजबूत जमहूरियत से हो सकती है। बार बार वही तजर्बा, वही एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेक्ट करना कि कोई डिफरेंट नतीजा निकलेगा, यह एल्बर्ट आइंस्टाइन से मंसूब है। यह अहमकाना है कि कोई डिफरेंट नतीजा निकलेगा। कहते हैं कि आइंस्टाइन ने नहीं कहा था या नहीं कहा था, बात यह दुरुस्त है कि मेकिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे अफसोस और माजरत के साथ कहना पड़ता है कि मैं नहीं देख सक रहा इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो कुली तौर पे एक जमहूरी, एक पुरअमन जद्दोजहद का नतीजा था, उसको इससे सवा कोई और फार्मूला जो है उसकी बका का जामिन बन सकता है। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक सवाल आप तीनों पैनलिस्ट के लिए ही है और एक एक करके आप उसका जवाब दीजिएगा। वो ये कि एक जो ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये अब हमारे नसीब में जिस तरीके से थोप दिया गया है, हमारा जो एक जिसकी बुनियाद जो है
वो 2016-17 में रखी गई और उसके बाद पहले एक हाइब्रिड निज़ाम आया पीटीआई की सूरत में, फिर पीडीएम हाइब्रिड 2.0 आई और अब जो अगली जो भी गवर्नमेंट आएगी यही कहा जा रहा है कि हाइब्रिड प्लस प्लस ही हो।